अगर हम कुछ साल पहले चले जाएं, लाइक कोई 20-25 साल पहले चले जाएं, तो तब हमारे पास जो मोस्टली कंप्यूटिंग सिस्टम था वो था डेस्कटॉप सिस्टम, कि आपके पास एक ही कंप्यूटर है, आपने अपने डेस्क पे रखा हुआ है और जो भी सॉफ्टवेयर है आप उसमें इंस्टॉल करते हैं और उसको यूज़ करते हैं। फिर नेटवर्किंग आ गई तो डाटा जो है वो एक दूसरे कंप्यूटर्स के साथ हम शेयर भी करने लगे। फिर उसके बाद अगला सेटअप आया जिसको हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर, कि हम कोई एक अच्छा हार्डवेयर परचेज़ करते थे, उसके ऊपर हमारा सर्वर एडिशन होता था। लाइक अगर हमारा ओरेकल सर्वर है, हमारा माइक्रोसॉफ्ट का सीक्वल सर्वर है, व्हाटएवर हमारा डेटाबेस सर्वर है, ईमेल सर्वर है, वेब सर्वर है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूजिंग द इंट्रानेट हम उसको एक्सेस करते थे। उसके बाद फिर उससे अगला मॉडल आ गया जिसको हम कहते हैं कि क्लाउड का मॉडल है। क्लाउड में एक्चुअली आपका जो डाटा है वो ऑर्गेनाइजेशंस अपने पास नहीं रखती, मोस्टली हार्डवेयर भी अपने पास उनके पास नहीं होता, तो वो कोई थर्ड पार्टी है वहाँ से सर्विसेज लेते हैं और वहाँ पे ही उनका सारा डाटा सर्विसेज वगैरह जो है वो उधर वो होस्ट करते हैं और वो ग्लोबली एक्सेसिबल होता है। अच्छा, ये सारा कुछ जो पॉसिबल हुआ ये कैसे हुआ? ये यूजिंग द वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी पॉसिबल हुआ। वर्चुअलाइजेशन में हमारे पास जो बिग जायंट्स हैं, दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट, इसके अलावा VMware है, आपने शायद इस पे काम किया हो। जी, VMware पे किया हुआ है। अच्छा, इवन ओरेकल भी एक बड़ा जॉइंट है वर्चुअलाइजेशन में। तो ये 2-3 बड़ी कंपनी हैं जो वर्चुअलाइजेशन में दुनिया भर को सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं। माइक्रोसॉफ्ट का जो टूल है हम उसको डिस्कस करेंगे और दैट इज़ कॉल्ड हाइपर-वी। ओके। अच्छा, हाइपर-वी टूल जो आपने यूज़ करना है तो इसके लिए आपके पास अगर विंडोज़ सर्वर का कोई एडिशन है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। इट्स बेटर कि आप विंडोज़ सर्वर 2016 जो है वो यूज़ कर लें। उसका मैं लिंक आपको दे सकता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा माइक्रोसॉफ्ट की साइट से। और इसके लिए विजुअलाइजेशन अगर आपने यूज़ करनी है तो आपका हार्डवेयर जो है वो कंपैटिबल होना चाहिए। कंपैटिबिलिटी से मुराद ये है कि वो 64 बिट होना चाहिए। ओके। अच्छा, 64 बिट अगर आपके पास हार्डवेयर है तो दैट्स गुड। आजकल वैसे जो भी मशीन्स हैं उनमें 64 बिट हार्डवेयर ही होता है। अच्छा, फिर आपकी जो बायोस है वहाँ पे आपने इसको वर्चुअलाइजेशन को इनेबल भी करना है। ओके। अच्छा, इसके लिए आपको पता है कि आप सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं और डिफरेंट कीज़ हैं, किसी में F1 है, F2 है, जो एस्केप है। आप बायोस में जाते हैं, बायोस में आपको कहीं ना कहीं पे वर्चुअलाइजेशन की ऑप्शन नज़र आएगी। मोस्टली ये सिक्योरिटी में होती है, वहाँ से आप इसको इनेबल करेंगे। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका जो CPU है उसमें वर्चुअलाइजेशन का जो फीचर है वो अवेलेबल होना चाहिए। मतलब आपका CPU जो है वो वर्चुअलाइजेशन को सपोर्ट करता हो। अच्छा, ये चीज़ें अगर आपके पास ओके हैं तो देन आप क्या करते हैं, लाइक मैं विंडोज़ की बात कर रहा हूँ, विंडोज़ सर्वर में, या आप अगर जो है आपके पास विंडोज़ 10 है इवन, तो आप इन दोनों में आप जो है वो एक रोल ऐड कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं वर्चुअलाइजेशन का रोल। आप वो रोल कहाँ से ऐड करेंगे? आप जाते हैं ना कंट्रोल पैनल में, ऐड रिमूव प्रोग्राम्स में। ये हम गए कंट्रोल पैनल में और और आपके पास विंडो 10 है जी? ऐसे जी आपके पास विंडो 10 है इस वक्त? जी, मेरे पास इस वक्त विंडोज़ 10 है। विंडोज़ 10 में ये है, अवेलेबल है ये रोल। ठीक है जी। ठीक है, तो हम प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में गए और यहाँ पे विंडोज़ फीचर्स ऑन और ऑफ, यहाँ आपके पास ये वाला रोल है हाइपर-वी। ये आपको इनेबल करना होगा, मीन इंस्टॉल करना होगा। आप ओके करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। वंस इट्स इंस्टॉल्ड तो ये आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा, या आप सिंपली अगर यहाँ पे लिखते हैं हाइपर-वी मैनेजर, ये आपके पास अपीयर हो जाएगा। और वंस ये आपके पास अपीयर हो जाता है
तो इसमें फिर आप वर्चुअल मशीन्स जो हैं वो बनाएंगे। लाइक मेरे पास इस वक्त यहाँ पे 2-3 वर्चुअल मशीन्स बनी हुई हैं जो पहले से बनाई हुई हैं। हम कैसे बनाएंगे उसको भी हम अभी डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। तो अगेन वही कंसेप्ट जो आपने बोले थे कि हमारे पास एक फ़िज़िकल सर्वर होगा जिसको हम होस्ट भी कह देते हैं या हम उसको फ़िज़िकल मशीन भी कह देते हैं। तो होस्ट में हम एक्चुअली ये रोल ऐड करते हैं और फिर हम उसमें होस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, वर्चुअल मशीन्स जो है वो हम इंस्टॉल करते हैं। अब वर्चुअल मशीन्स जो हैं वो आप कितनी इंस्टॉल कर सकते हैं ये डिपेंड करता है आपके हार्डवेयर पे। अगर आपका हार्डवेयर बहुत अच्छा है, लाइक अगर ये सर्वर है, मॉडर्न सर्वर है, तो मॉडर्न सर्वर आजकल बड़े अच्छे हार्डवेयर के साथ आते हैं। उनमें दे हैव लॉट ऑफ स्टोरेज, उनमें टेराबाइट्स की मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स लगी होती हैं, उनमें मल्टीपल नेटवर्क कार्ड्स लगे होते हैं, उनमें रैम जो है प्लेंटी ऑफ रैम होती है उसमें। लाइक उसमें 64 GB रैम हो सकती है, 128 GB रैम हो सकती है, 256 GB रैम हो सकती है। तो इस तरह से, और मल्टीपल प्रोसेसर्स हो सकते हैं विद मल्टीपल कोर्स। तो इस तरह से अगर इतने अच्छे हार्डवेयर पे अगर हम सिर्फ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो हम कहेंगे कि हम रिसोर्सेज को अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम उस हार्डवेयर को एफिशिएंटली यूज़ करें, और एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए हम उसमें वर्चुअल मशीन्स जो हैं वो क्रिएट करें। लाइक उसमें होगा क्या कि हमारे पास सपोज ये एक वर्चुअल मशीन है, ये मैं ऐसे ही एक इलस्ट्रेशन सी बना रहा हूँ। ये एक फ़िज़िकल मशीन है हमारे पास, और इस फिज़िकल मशीन में हम अपना कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम इसमें कोई वर्चुअल मशीन्स वगैरह जो हैं वो ऐड करते हैं। तो अगर हम टोटल देखें कि ये हमारा जो एक फ़िज़िकल बॉक्स है, तो इस बॉक्स में कितने ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो इंस्टॉल हो सकते हैं जी? 4 एक्चुअली, क्योंकि एक होस्ट वाला भी है ना। ओके ठीक है। तो बाकी जो वर्चुअल मशीन्स हैं इसी तरह से उनमें हम अपनी जो भी है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हम इंस्टॉल करते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद हम उनमें जो भी, सपोज हम उसमें कोई डेटाबेस इंस्टॉल करना चाहते हैं या हम उनमें कोई सर्विसेज इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो वो हम उनमें इंस्टॉल करते हैं। और जब हम वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो बनाते वक्त हमारे होस्ट मशीन के पास जो हार्डवेयर है, उस हार्डवेयर में से एक्चुअली हम कुछ चीज़ें जो है वो ले रहे होते हैं। सपोज़ हमें हार्ड ड्राइव चाहिए, तो हम देखेंगे कि होस्ट मशीन में अगर हमारे पास जो ड्राइव्स हैं, सपोज़ वहाँ पे टेराबाइट की 3-4 हार्ड ड्राइव लगी हुई हैं, लेकिन हमें सिर्फ़ और सिर्फ 100 GB स्पेस जो है वो चाहिए। तो हम वहाँ से सिर्फ 100 GB स्पेस जो है वो एक्वायर कर लेंगे किसी भी एक हार्ड ड्राइव में, किसी भी एक पार्टीशन में से जो भी हमने सेलेक्ट की है, तो वहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। और इसी तरह हमें जो रैम चाहिए, सपोज़ हमें उसके लिए 4 GB रैम चाहिए, तो हम सिर्फ 4 GB रैम वहाँ से एक्वायर कर लेंगे। और ऐसे ही बाकी चीज़ें, जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, सपोज़ वहाँ पे 3 या 4 नेटवर्क कार्ड लगे हुए हैं, तो हम उनमें से कोई एक नेटवर्क कार्ड ले सकते हैं। ये भी हो सकता है कि हम किसी एक फिज़िकल नेटवर्क कार्ड को शेयर कर लें अमंग द मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स, कि एक मशीन भी उसी नेटवर्क कार्ड को यूज़ कर रही है, दूसरी भी उसी को यूज़ कर रही है, तीसरी भी उसी को यूज़ कर रही है, लेकिन उनके IP एड्रेसेस डिफरेंट होंगे। वो बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट होगा जैसे सारी मशीन्स जो हैं वो डिफरेंट IP एड्रेसेस के साथ काम कर रही हैं। सही। इसी तरह बाकी रिसोर्सेज जो हैं, आपका CPU है, आपके अगर फिज़िकल मशीन के साथ उनमें मल्टीपल CPUs लगे हुए हैं, तो आप यहाँ पे 1 CPU यूज़ कर रहे हैं या 2 CPU यूज़ कर रहे हैं, वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस। फिर इसी तरह जो आपकी DVD वगैरह है, जहाँ से आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, तो उसके लिए आप मोस्टली क्या करते हैं कि ISO इमेजेस जो हैं वो आप यूज़ करते हैं। अब ISO इमेजेस का आपको है ना आइडिया? जी।
ISO इमेज एक्चुअली आप अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं तो वो आपको एक सिंगल फाइल में मिलता है और वो फाइल ISO होती है। जैसे मैं अभी आपके साथ एक लिंक शेयर करूंगा जहाँ से आप विंडोज सर्वर जो है वो डाउनलोड कर सकेंगे। तो आप इस ISO इमेज को उस VM के साथ, वर्चुअल मशीन के साथ बाइंड करवा देते हैं। अच्छा, इसी तरह से फिर आप ये डिसाइड करते हैं कि आपने ये वर्चुअल मशीन जो है अपने फिज़िकल मशीन में कहाँ पे इसको रखना है। एक्चुअली ये एक फ़ोल्डर होता है, आपकी सारी मशीन किसी एक फ़ोल्डर में पड़ी हुई होगी, तो वो आपकी चॉइस है, आप उसको कैसे रखते हैं और कहाँ पे रखते हैं। फिर वर्चुअलाइजेशन के कुछ जो बेनिफिट्स हैं इसमें बड़े बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के बेनिफिट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। मसलन सबसे पहले आप सारी की सारी वर्चुअल मशीन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट मींस कि आपने कोई एक वर्चुअल मशीन बनाई, लाइक हम इसी वर्चुअल मशीन की बात करते हैं, इसको मैं कहता हूँ जी कि इट्स माय वर्चुअल मशीन 1। तो ये मशीन मैंने बनाई, इस वर्चुअल मशीन को बनाने पे मुझे 1 वीक लग गया या 1 मंथ लग गया, जितना भी है। उसके बाद इस वर्चुअल मशीन को मैंने टेस्टिंग के लिए देना है अपनी टीम को, अपने डेवलपर्स की टीम को। और मेरे पास सपोज देयर आर 10 डेवलपर्स, सपोज देयर आर 100 डेवलपर्स, नो प्रॉब्लम। तो मैं इस मशीन को मुझे 100 टाइम्स बिल्ड और कॉन्फ़िगर नहीं करना होगा, बल्कि ये एक ही दफ़ा में मैं इसको बनाऊंगा, एक ही दफ़ा में मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। उसके बाद ये सारी मशीन ऑन सिंगल क्लिक ये एक्सपोर्ट हो जाएगी। एक्सपोर्ट हो जाएगी का मतलब ये एक किसी न्यू फोल्डर में ये सारी मशीन वहाँ चली जाएगी। और अब आप इसको अपने जो भी 100 डेवलपर्स हैं उनसे कहें कि आप इसकी एक कॉपी जो है वो अपने पास इंपोर्ट कर लें। और जब वो इसको इंपोर्ट करेंगे तो फिर क्या होगा कि इजीली वो इसको यूज़ कर सकेंगे। सही है ना ये? जी जी ठीक है। मगर यहाँ पर जो 100 डेवलपर्स हैं या टेस्टर्स हैं, उनके जी पास जी सेम मशीन रिक्वायरमेंट होनी चाहिए या इट कैन बी डिफरेंट भी हो सकती है? हाँ, देखें जो रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर की हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम की हैं, वो जहाँ पे भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी वो उनको फुलफ़िल करना पड़ेगा। लाइक अगर ये जो वर्चुअल मशीन हमने बनाई है इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इट नीड्स ओनली 100 GB एंड 4 GB एंड CNIC और CPU, ये चीज़ें इसको चाहिए। तो ज़ाहिर है कि उतनी स्पेस और उतना CPU ये सारा कुछ जहाँ पे ये इंपोर्ट होगी वहाँ पे होना चाहिए, और वहाँ पे हाइपर-वी भी होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हमने मशीन एक्सपोर्ट जो है वो हाइपर-वी में की है लेकिन हम उसको इंपोर्ट करने जा रहे हैं VMware में। तो VMware में हाँ, ये पॉसिबल नहीं है। नहीं, ठीक है। VMware तो चले, वो सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी तो समझ लगती है, मगर जिस तरह गोस्ट पहले बनाते होते थे तो जी जी। उसके लिए आपको A to Z मशीन सेम चाहिए होती थी। नहीं नहीं, गोस्ट भी जो जिसमें हमें हार्डवेयर आइडेंटिकल हार्डवेयर चाहिए होता था ना, वो उस गोस्ट का भी कंसेप्ट काफ़ी पुराना हो चुका है, ये तकरीबन बिल्कुल। 10 साल पुराना कंसेप्ट हो गया है। उसके बाद गोस्ट में भी ऐसी सर्विसेज आ गई थी, लाइक जो सेमेंटिक का गोस्ट था या माइक्रोसॉफ्ट की इसकी जो बैकअप टेक्नोलॉजी है ना, वो भी ऐसे ही इमेजिंग ही क्रिएट करती है, इमेजेस क्रिएट करती है। तो इवन इन दोनों में भी अब जो मॉडर्न घोस्ट हैं उनमें भी आप HP से अगर आपने घोस्ट बनाया है तो आप उसको डेल पे जाके कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको कहते हैं हम फाइल बेस्ड बैकअप। जो पहला जो था उसको कहते थे हम सेक्टर बेस्ड, यानी वो हार्ड ड्राइव में सेक्टर्स बेस्ड जो है ना वो इमेजेस उठाता था। लेकिन बाद में जो आ गया है वो फाइल बेस्ड आ गया है। उसमें माइक्रोसॉफ्ट की एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम वॉल्यूम शैडो कॉपी कहते हैं, तो उसके थ्रू ये इमेजेस बनाता है। तो नो प्रॉब्लम, आपने जिस मर्जी हार्डवेयर से, हार्ड ड्राइव आपकी जो है वो किसी और कंपनी की है और जहाँ पे आप उसको रीस्टोर कर रहे हैं वहाँ पे हार्ड ड्राइव, रैम, प्रोसेसर, मदरबोर्ड वो किसी और कंपनी के हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और VM और ये जो वर्चुअल मशीन है इसमें तो बिल्कुल ही कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम से एक लेयर अबव, जो अबव लेयर है उस पर काम करता है, जो वर्चुअलाइजेशन के लेयर हम कहते हैं। तो उसमें जस्ट इसको यही चाहिए होता है कि वहाँ पे भी हाइपर वी से बनी है और यहाँ पे भी हाइपर वी आ रही है, तो नो प्रॉब्लम। सही। अच्छा, ये तो हो जी।
जी जी, इसमें मैं एक चीज करूँ कि अगर आप कोई वर्चुअल मशीन बनाते हैं उसमें सारी पॉलिसी और ये सारा कुछ डिफाइन करते हैं, तो एज इट इज अगर उसको आप मेरे साथ मैं इंपोर्ट करता हूँ, तो वो जी ऑल द फंक्शनैलिटीज एवरीथिंग आप वहाँ पे काम करते हैं और मुझे वो सारा कुछ हासिल हो सकता है, ऐसे ही है जी? नहीं, ये ऐसे है कि एक दफ़ा यहाँ पे मशीन बन गई है जी जी और मशीन की जो भी कॉन्फ़िगरेशन करनी थी, कॉन्फ़िगरेशन से मेरी क्या मुराद है, सपोज़ आपने उस पे कोई ओरेकल का सेटअप करना था, एसएपी का सेटअप करना था, माइक्रोसॉफ्ट का सीक्वल सर्वर आपने वहाँ पे बनाना था, आपने वहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस वगैरह बनानी थी, वो आपने बना ली हैं सारी, और अब आपका काम ख़त्म हो गया। अब आप उसको टेस्टिंग के लिए लोगों को देना चाहते हैं। तो ठीक है अब जो भी मैंने आज की डेट तक जो भी मैंने बनाया है, मैंने उसकी एक कॉपी क्रिएट कर ली है, और ठीक है। वो कॉपी जो है वो एक कॉपी की 100 कॉपीज हो सकती हैं, और हम्म, वो मैंने वो एक्चुअली फोल्डर्स ही होंगे, वो चाहे मैं यूएसबी के थ्रू बाकी लोगों को दे दूं, वो ठीक। नेटवर्क के थ्रू दे दूं, वो इंटरनेट के थ्रू दे दूं, वो जैसे भी, या मैं डीवीडी शिप करवा दूं, तो वो जहाँ जहाँ पे भी लोग बैठे होंगे वो अपने हाइपर-वी में उसको इंपोर्ट करेंगे, और ठीक इंपोर्ट करने के बाद उसको यूज़ करना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो ये इसमें आपने एलोकेट की है 4 GB रैम, आपने अपने फिजिकल कंप्यूटर की 4 GB रैम एलोकेट की है। अब जी ये बिल्कुल, जिस पे भी आप अपने डेवलपर को देंगे, वो उनकी रैम को 4 GB वहां से वो ले एग्जैक्टली लेंगे। एग्जैक्टली, वो हार्ड ड्राइव भी उनकी यूज़ करेगा, वो जो है वो रैम भी उनकी यूज़ करेगा, वो नेटवर्क कार्ड भी उनका यूज़ करेगा, सीपीयू भी उनका यूज़ करेगा, सारा कुछ लेकिन वो उनका। आपने पहले डिफाइन कर दिए हैं कि हाउ मच हार्ड ड्राइव है, और वो सेम चीजें वहां से वो एक्वायर कर लेगा। बिल्कुल सेम चीज़ें वहाँ से एक्वायर करेगा। हाँ, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि वहाँ पे आपको जो आईपी एड्रेस है वो फिजिकली देना पड़े, अच्छा ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है। तो वो उसके लिए आप आईपी एड्रेस जो है ना उनको वैसे इन्फॉर्म कर देंगे कि इस मशीन के लिए आपने ये वाला आईपी एड्रेस यूज़ करना है, क्योंकि मोस्टली ऐसे होता है ना कि जहाँ से मशीन एक्सपोर्ट हो रही है वहाँ पे कोई और आईपी एड्रेसिंग की स्कीम चल रही है, कोई और क्लास चल रही है, और जहाँ पे वो मशीन इंपोर्ट हो रही है वहाँ पे कोई और क्लास चल रही है। तो अकॉर्डिंगली अगर उन्होंने हमारे वाला आईपी यूज़ नहीं भी करना, तो वो अपना आईपी जो भी देना चाहें जिस पे भी, वो अपने वाला आईपी भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सही है। अच्छा, ये तो थी जी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की स्टोरी, कि जिसमें आपकी मशीन एक दफ़ा उसकी कॉपी बन जाती है एंड देन यू क्रिएट मल्टीपल कॉपीज ऑफ दैट मशीन, और आप उनको इंपोर्ट कर लेते हैं जितनी क्वांटिटी में भी आपको चाहिए। अच्छा, इसके बाद एक और फीचर है आपके पास जिसको हम कहते हैं स्नैपशॉट। अच्छा, ये जो स्नैपशॉट है, इसको इसका मतलब ये है कि अगेन वही सिनेरियो कि आपने कोई एक वीएम तैयार की, वर्चुअल मशीन, उसमें आपने कोई कॉन्फ़िगरेशंस की, सपोज़ आप उस पर कॉन्फ़िगरेशंस कर रहे हैं, आप उस पर कोई 1 महीने से लगे हुए हैं, कोई कम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशंस हैं, तो आपको फील हुआ कि पिछले 15 दिन का जो काम है वो ख़राब हो गया है। मीन 15 दिन पहले तक का जो काम है वो ठीक था, उसके बाद की जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो आपने काम किया है वो ठीक नहीं था, वो वैसे नहीं करना था जैसे आपने किया है। तो अब आपके पास ये चॉइस है कि आप इसको रोल बैक कर लें। तो आप इसको 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, ये आपको स्नैपशॉट्स लेनी पड़ती हैं, ठीक है? आप हो सकता है डेली बेसिस पे स्नैपशॉट ले रहे हो, वीकली स्नैपशॉट्स ले रहे हो। इट्स अ सिंगल बटन, इसको हम डेमोन्स्ट्रेट भी कर लेंगे। तो आप इसको 15 दिन पीछे वाली स्टेट पे रोल बैक कर सकते हैं। ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना? जी 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 बिल्कुल। बड़ा इजी सा कंसेप्ट है। बैकअप है। जी जी जी, जी। तो आप इसको 15 दिन पीछे रोल बैक कर लें। ओके, आपने रोल बैक कर लिया। अभी आपने रोल बैक किया ही है, आपको सडनली फील हुआ हो नो नो नो, आई वाज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, बिल्कुल ठीक था, तो ये प्रॉब्लम नहीं था, ये कुछ गलत फहमी हुई है, तो नो प्रॉब्लम, आप उसको स्टेप बैक गए हैं, आप उसको स्टेप फॉरवर्ड भी जा सकते हैं, आप वापस आ जाएं उसी स्टेट पे। ओके। ठीक है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो स्नैपशॉट के भी ऑप्शन है, आप स्नैपशॉट्स भी ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे किसी वर्चुअल मशीन पे क्लिक करूँ तो ये देखें। अच्छा, स्नैपशॉट का एक और नेम है जिसको हम चेक पॉइंट भी कहते हैं, चेक पॉइंट, मीन इसको स्नैपशॉट भी कह लेते हैं, चेक पॉइंट भी कह लेते हैं। तो अब ये देखें, ये 28 मार्च को ये चेक पॉइंट जो है वो क्रिएट किया गया।
ये उसमें उसने डेट लिखी हुई है। और अगर आप इसको रीनेम करना चाहें खुद से तो आप इसको राइट क्लिक करके रीनेम करें और अपनी मर्जी से भी इसको कुछ नाम दे सकते हैं। अब देखें ये मशीन है, इसका कोई चेक पॉइंट नहीं लिया गया। ये मशीन है, इसका चेक पॉइंट लिया हुआ है, ये 11 मार्च को लिया हुआ है। ठीक है ना? ठीक है। तो आप इस तरह से स्नैपशॉट्स या आपके चेक पॉइंट्स, मैं चेक पॉइंट भी लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये भी आप ले सकते हैं। ओके, उसके बाद फिर एक और फीचर जो है वो जो विंडोज़ सर्वर का बैकअप है जो हम डिस्कस कर रहे थे। सपोज अगर आप इसको यहाँ पे इस ओएस के लेवल पे बैकअप कर रहे हैं, ये जो आपका होस्ट कंप्यूटर है, सपोज इसका आप बैकअप ले रहे हैं और इसमें आपके पास 1 2 3 वर्चुअल मशीन्स हैं और आप बैकअप लेते वक्त यू चोज फुल बैकअप, तो ये क्या करेगा कि होस्ट मशीन का भी सारा बैकअप ले लेगा और वर्चुअल मशीन्स का भी सबका बैकअप ले लेगा। और अगेन उस बैकअप को आप किसी फोल्डर में रख लेंगे। ज़ाहिर है उसके लिए आपको स्टोरेज एक अच्छी चाहिए होगी, बड़ी अच्छी खासी किस्म की स्टोरेज चाहिए होगी, लेकिन एनी हाउ इफ़ यू हैव दैट स्टोरेज, ये एक सिंगल फोल्डर में इन सारी मशीन्स का और ऑपरेटिंग सिस्टम का, होस्ट का, इनका बैकअप ले लेगा। और ये बैकअप आप उसको कहीं पे भी आप अपने नेटवर्क पे, अपने किसी भी सिक्योर प्लेस पे आप इसको सिक्योर कर सकते हैं। और इसका क्या फ़ायदा होगा कि सपोज इन केस यू लॉस एक्चुअली योर फिज़िकल मशीन, आपकी मशीन जो है वो कोई चोर उठा के ले जाते हैं, खुदा न खासा कोई डिज़ास्टर आ जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है कि आपकी मशीन ही आपके पास नहीं रहती, तो फिर आप क्या करेंगे कि यू विल गेट अ न्यू मशीन, न्यू सर्वर आप लेंगे और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, हाइपर-वी के रोल्स इंस्टॉल करेंगे और जो बैकअप आपने लिया हुआ है उस बैकअप को आप रिस्टोर कर देंगे। जैसे हम अपना आईफोन का करते हैं जी, अगर ये हो जाए तो अपनी आईडी दे के वो सारा बैकअप रिस्टोर हो जाता है। हाँ, उसमें तो सिर्फ डाटा रिस्टोर होता है ना, डाटा एंड एप्लीकेशंस। इसमें उससे जो है वो एक और लेयर पे, यानी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी, आपका जो हाइपर-वी है उसके अंदर वर्चुअल मशीन्स हैं और उनके अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ रिस्टोर हो जाए। यानी आपको मशीन्स बनानी भी नहीं पड़ेंगी, जो 3 मशीन्स आपने पहले बनाई थी। ठीक है। वो चूंकि आपने फिजिकल मशीन का सेफ होनी चाहिए, हार्ड डिस्क ना कोई लेके आओ। नहीं, वो आपने अगर पहले से कोई बैकअप उसका लिया हुआ है और वो डेफिनेटली बैकअप के लिए इट्स रिकमेंडेड कि आपने जो बैकअप है वो किसी सेफ प्लेस पे रखा हुआ है। और नॉर्मली बैकअप जो है वो आउटसाइड द डाटा सेंटर रखा जाता है ताकि अगर डाटा सेंटर को कोई प्रॉब्लम हो तो आपका बैकअप जो है वो सेफ रहे। नॉर्मली किसी और बिल्डिंग में रखा जाता है, बल्कि अब तो जो कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, माइक्रोसॉफ्ट अपने कुछ बैकअप्स जो इनका जियोलॉजिकल एक बाउंड्रीज होती हैं उनके बैकअप्स 300 माइल्स से दूर रखता है। मतलब इनकी ये भी एक पॉलिसी है। तो ये भी वर्चुअलाइजेशन की एक जो है वो फीचर है। उसके बाद फिर सपोज ये एक, अब हम क्या करेंगे, अब हम मशीन बनाएंगे और इसको देखेंगे कि किस तरह से हम हाइपर-वी को यूज़ करते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि इसको हम इंस्टॉल कैसे करेंगे। इट्स क्वाइट सिंपल कि आप कंट्रोल पैनल में जाएंगे और वहाँ से ऐड रिमूव विंडोज़ फीचर्स के ज़रिए आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे इन विंडोज़ 10। लेकिन अगर ये विंडोज़ 16 है तो उसमें कैसे करेंगे? उसमें फिर होते हैं ऐड रोल्स, उसमें आप रोल्स ऐड करते हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं कि वो हम कैसे, बल्कि हम पहले कुछ थोड़ा जो रोल्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें हमारा जो सर्वर है उसकी थोड़ी आइडेंटिफिकेशन जो है वो हो सके। मैंने सर्वर को जस्ट स्टार्ट किया है और यहाँ आपके पास ये चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। ये देखें, ये मशीन का नेम है, इट्स रनिंग, CPU यूजेज कितना है, मेमोरी, अच्छा इसको मेमोरी थोड़ी सी असाइन की हुई है,
इसकी वजह से शायद ये स्लो भी हो जाए, ये इसका अप टाइम, और ये पहले से कुछ डाटा इसका जो है वो मर्ज हो रहा है, इसका एक्चुअली चेक पॉइंट्स का जो डाटा है। अच्छा, हम इन द मेन टाइम ये जो वर्चुअल मशीन है इसकी थोड़ी हम सेटिंग्स देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। ओके जी, द फर्स्ट वन इज ऐड हार्डवेयर। वर्चुअल मशीन बनाते वक्त हम कुछ चीज़ें जो इसमें ऐड करते हैं वो हमें नीचे नज़र आ रही होती हैं सारी की सारी, लेकिन अगर हम इसमें कुछ हार्डवेयर ऐड करना चाहें, हार्डवेयर ऐड करने से मुराद ये है कि हम उसमें कोई नेटवर्क अडाप्टर ऐड करना चाहें, या हम उसमें कोई हार्ड ड्राइव ऐड करना चाहें, या हम उसमें कोई फाइबर चैनल ऐड करना चाहें, तो हम यहाँ से ऐड करेंगे। रिमेंबर, अगर आपने कोई हार्डवेयर ऐड करना है तो आपकी वर्चुअल मशीन जो है वो पावर ऑफ होनी चाहिए। ओके। अच्छा, फिर ये फर्मवेयर में बूट फ्रॉम फाइल, ये हम फाइल से बूट कर रहे हैं क्योंकि वर्चुअल मशीन बनी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि बूट फ्रॉम डीवीडी, ये जैसे हम बायोस में जाके सेटिंग करते हैं ना, जी जी जी, बूट फ्रॉम डीवीडी, बूट फ्रॉम हार्ड डिस्क, फलां, तो ये यहाँ पे बूट फ्रॉम फाइल होगा। ओके जी, उसके बाद ये हमारी मेमोरी है, यहाँ पे ये 1024 ये वाली जो असाइन की हुई है, ये थोड़ी असाइन की हुई है, ये कम से कम 2 GB तो होनी चाहिए। हम इसको किसी भी स्टेज पे चेंज कर सकते हैं कि नहीं जी? हम कर सकते हैं। इस मशीन को मुझे पावर ऑफ करना पड़ेगा, उसके बाद मैं इसको कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है यूज़ डायनामिक मेमोरी। इसका मतलब ये होता है कि अगर मेरे सर्वर के पास कुछ रैम एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, यानी वर्चुअल मशीन के साथ, तो वो इस रैम को वापस कर देगा अपने होस्ट कंप्यूटर को टेम्परेरीली, ताकि होस्ट कंप्यूटर जो है वो उसे किसी और मकसद में अगर उसे ज़रूरत है तो वो यूज़ कर सके, लेकिन मेकिंग श्योर कि ये वर्चुअल मशीन 512 MB से कम अपने पास रैम नहीं होने देगी। फिर ऐसे ही प्रोसेसर्स हैं हमारे पास, यहाँ पे देखें नंबर ऑफ वर्चुअल प्रोसेसर्स 1 है। अगर मेरी मशीन में वर्चुअल प्रोसेसर्स ज़्यादा हैं तो मैं इस नंबर को भी यहाँ से इन्हेंस कर सकता हूँ, ताकि मेरी मशीन की प्रोसेसिंग जो है वो ज़रा फास्ट हो सके। देन ये मेरी हार्ड ड्राइव है, इट्स ऑन SCSI कंट्रोलर और लोकेशन 0 पे है, और एक्चुअली ये फिज़िकल मेरी लोकेशन है। ई ड्राइव के अंदर हाइपर-वी का एक फ़ोल्डर है, वहाँ पे एक ये फ़ोल्डर है, और यहाँ पे मेरी सारी फाइल्स जो हैं वो पड़ी हुई हैं मेरी वर्चुअल मशीन से रिलेटेड। और ये मेरी DVD ड्राइव है, इसमें मैंने एक ISO इमेज जो है वो माउंट करवाया हुआ है इंटरनेट से डाउनलोड करके। ये मेरा नेटवर्क कार्ड है, और इसी तरह से ये नीचे भी कुछ चीज़ें हैं, इनको भी हम टाइम टू टाइम जो है वो देखते रहेंगे। अच्छा, फिर यहाँ पे कुछ बटन्स हैं। ये बटन है कंट्रोल ऑल्ट डिलीट का। अगर आप अपने लैपटॉप पे कंट्रोल ऑल्ट डिलीट का बटन जो है वो यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि आपके पास जो आपकी फिज़िकल मशीन है उस मशीन पे ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी, ऑल्ट कंट्रोल डिलीट वाली। और अगर आपने वर्चुअल मशीन पे ये कमांड एग्जीक्यूट करनी है तो फिर आप यहाँ से इसको प्रेस करेंगे, ये कंट्रोल ऑल्ट डिलीट वाला। और सपोज आप यहाँ से नहीं करते तो फिर आप क्या करेंगे, ऑल्ट कंट्रोल एंड। आपके पास एक एंड का बटन है ना जो लैपटॉप पे, जी। आप इसे अगर यूज़ करेंगे तो ये आपकी जो फिज़िकल मशीन है वो वहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। देन आपके पास ये स्टार्ट का बटन है, ये आपके पास टर्न ऑफ है, ये आपके पास शट डाउन का बटन है। टर्न ऑफ का मतलब है कि आप उसकी पावर जो है वो इमीडिएटली ऑफ कर रहे हैं। और फिर आपके पास ये सेव का बटन है। अच्छा, और ये पॉज है और ये रीसेट है। अच्छा देखें, यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि ये अगर सपोज मैं इसको यहाँ पे पॉज कर देता हूँ तो ये मशीन जितनी लोड हो चुकी है, जितनी होने वाली है, व्हाटएवर जो भी इसकी कंडीशन है, इस पे इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हो रहे हैं, ये उधर ही पॉज हो जाएगी। और सपोज आप कल आगे अगले दिन आगे इसको रीसेट करते हैं और ये जब पॉज करेंगे तो देन इसको दोबारा से आप प्ले करेंगे तो फिर क्या होगा कि वहीं से ये मशीन दोबारा चलेगी।
और इसी तरह से ये रीसेट है। रीसेट का मतलब है कि आप जैसे कंप्यूटर पे रीसेट का बटन होता है ना, इमीडिएटली आप उसको रीस्टार्ट करते हैं। और ये आपका चेक पॉइंट है, और ये आप रिवर्ट करना चाह रहे हैं अपनी मशीन को किसी प्रीवियस स्टेट पे, ठीक है। और देन ये आपके पास है इन्हेंस्ड सेशन। नॉर्मली ये पावर, ये बटन जो है वो क्लिक होता है, जैसे अभी भी देखें ये ऑन है, यहाँ पे ये अवेलेबल नहीं है कि आप इसको प्रेस कर सकें। इन्हेंस सेशन का मतलब है कि आपको एक अच्छा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मिलेगा। आपकी स्क्रीन साइज़, अगर आप इस मशीन को जो है वो मैक्सिमाइज़ करते हैं, ये देखें ये सारी स्क्रीन पे ये कवर हो गया है, तो ये अपने आप को ऑटोमेटिकली रीएडजस्ट कर लेगा, नो प्रॉब्लम। और अगर आप इस मशीन को यहाँ से करते हैं, रीस्टोर करते हैं, तो ये वापस उसी स्टेट में आ जाएगी। आप इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इवन अगर मैं इसको यहाँ से क्लोज भी कर देता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, माई मशीन इज़ स्टिल रनिंग। तो मैं दोबारा ये हाइपर वी में जाता हूँ, ये देखें इट्स माई मशीन एंड इट्स स्टिल रनिंग। अच्छा, ये थोड़ा इशू हुआ है, स्टिल इट्स मर्जिंग, ये 92% पे पहुँच गया है अभी, ये वेरी क्लोज टू कंप्लीशन। ये एक दफ़ा कंप्लीट हो जाए तो फिर हम इसको आगे चलाते हैं। तो अभी तक का कोई क्वेश्चन है तो वो उसको हम देख लेते हैं। ओके सो फार, ओके जी, इफ इट इज़ ओके। हाँ, एक चीज़ और है, वो ये है कि जब आप वर्चुअल मशीन्स बनाते हैं होस्ट कंप्यूटर पे, बेसिकली ये होस्ट कंप्यूटर पे हो रहा है ना सारा कुछ, तो होस्ट कंप्यूटर पे जब आप वर्चुअल मशीन्स बनाते हैं तो इनसाइड वर्चुअल मशीन्स भी आप नेटवर्क कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं। हम उनको डिफरेंट आईपी एड्रेसेस जो हैं वो असाइन कर रहे होते हैं। तो वो डेफिनेटली हमारा जो फिज़िकल मशीन है उसी का नेटवर्क कार्ड जो है वो यूज़ हो रहा होता है। तो उस वक्त वो जो नेटवर्क कार्ड है वो एक स्विच का रोल परफॉर्म करता है, यानी वो सिंपली फिर कार्ड नहीं रह जाता, वो एक स्विच बन जाता है। तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम यहाँ से करते हैं। ये यहाँ पे ना, ये वर्चुअल स्विच मैनेजर का बटन आपको नज़र आ रहा होगा जी जी। इसे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे दो स्विच बने हुए हैं मेरे पास। एक ये डिफ़ॉल्ट स्विच है, ये ऑटोमेटिकली होगा, और ये मुझे बता रहा है कि ये वाला जो है नेटवर्क कार्ड ये यूज़ हो रहा है, ये एज अ स्विच काम कर रहा है। और इसका नाम आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। और जो दूसरा स्विच है वो मैंने बाद में बनाया है, ये न्यू वाईफाई स्विच। मैंने अपने लैपटॉप का जो वाईफाई का स्विच है, वाईफाई वाला जो है कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, उसको भी मैंने स्विच में कन्वर्ट कर दिया है, और ये उसका नेम है, ये देखें। तो यहाँ पे दो नेटवर्क कार्ड होते हैं लैपटॉप में, एक वाईफाई वाला और एक फिजिकल। अच्छा, ये जो डिफ़ॉल्ट स्विच है, मेरी ये वाली जो मशीन है सर्वर 2016, ये इस डिफ़ॉल्ट स्विच को यूज़ कर रही है, दैट्स वाई ये यहाँ पे डिसेबल नज़र आ रहा है। और ये जो है ये मेरे पास अवेलेबल है। अच्छा, जब भी मैं कोई न्यू स्विच बनाऊंगा, मैं यहाँ पे क्लिक करके न्यू वर्चुअल स्विच, एक न्यू वर्चुअल स्विच भी क्रिएट कर सकता हूँ। और देन मेरे पास 3 चॉइसेस हैं। एक चॉइस ये है कि मेरे पास यहाँ पे जितनी भी वर्चुअल मशीन्स हैं वो अपने से बाहर किसी दूसरी मशीन के साथ कम्युनिकेशन ना कर सकें। मीन कि वर्चुअल मशीन 1 जो है वो वर्चुअल मशीन 2 के साथ ना कर सके, और वर्चुअल मशीन 3 के साथ ना कर सके। तो इस केस में आप क्या करेंगे कि आप वर्चुअल मशीन को बेटर के आप कोई नेटवर्क स्विच के साथ, वर्चुअल नेटवर्क के साथ कनेक्ट ना करें। अच्छा, अगर आप ये चाहते हैं कि VM1, VM2, VM3 ये तीनों मशीन्स आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, लेकिन ये जो होस्ट है हमारे पास उसके साथ से कम्युनिकेट ना करें, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप एक नेटवर्क जो बना रहे हैं, जो हमने देखा था यहाँ पे, हम उसे बनाएंगे प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है। तो प्राइवेट नेटवर्क में क्या होता है कि वर्चुअल मशीन्स आपस में कम्युनिकेट करती हैं, वो होस्ट कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट नहीं करती।
लेकिन अगर आप इसको इंटरनल नेटवर्क में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ से इंटरनल नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे, तो इट मीन्स कि ये तीनों मशीन्स आपस में भी कम्युनिकेट करेंगी और साथ ही साथ होस्ट के साथ भी कम्युनिकेट करेंगी, यानी आपका जो फिजिकल सर्वर है उसके साथ भी कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन ये आउटसाइड द होस्ट मशीन, आपका जो एक्सटर्नल नेटवर्क है, आपके सर्वर से जो केबल फिजिकल स्विचेस में जा रही है, आपके नेटवर्क को जा रही है, ये उसके साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये उसके साथ भी कम्युनिकेट करे, तो फिर आप क्या करेंगे, आप इसको एक्सटर्नल नेटवर्क यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो अब अगर आप कोई वर्चुअल मशीन बनाते हैं विद एक्सटर्नल नेटवर्क, तो क्या होगा, ये तीनों मशीन्स आपस में भी कम्युनिकेट करेंगी, ये होस्ट के साथ भी कम्युनिकेट करेंगी, और ये एक्सटर्नल नेटवर्क जो है आपका उसके साथ भी कम्युनिकेट करेंगी। ये अब हमारी वर्चुअल मशीन ऑन हो गई है जी, ये वर्चुअल मशीन ऑन हो रही है। तो जब तक ये ऑन हो जाती है, हम यहाँ पे कुछ थोड़ा और इसके फीचर्स को डिस्कस करते हैं। आपने वर्चुअल मशीन बनाई किसी एक सिस्टम पे जी, किसी एक सर्वर पे, और आपने 1 साल 2 साल काम किया। अब कंपनी ने आपको नया सर्वर दे दिया, और अब आप ये चाहते हैं कि सारी की सारी वर्चुअल मशीन या एक या दो, वट एवर यू लाइक, उनको आप न्यू सर्वर पे शिफ्ट करें, यानी होस्ट 2 पे शिफ्ट करें। तो न्यू सर्वर पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, हाइपर-वी का रोल ऐड करेंगे, और फिर आप क्या करेंगे, आप एक तो ये तरीका हो सकता है कि यहाँ से आप मशीन को एक्सपोर्ट करें और वहाँ जाके इंपोर्ट कर लें। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको मूव करें। और उसमें एक और भी ऑप्शन है कि आप लाइव माइग्रेट करें। इसका क्या मतलब है कि अब यहाँ देखें, यहाँ आपके पास कुछ ऑप्शंस होंगी। दिस वन इज मूव। तो मूव में क्या होता है कि आपकी मशीन एक जो है, आपकी मशीन की जो स्टोरेज है आप वो भी चेंज कर सकते हैं, और आप एक वर्चुअल मशीन को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इवन इफ़ दिस इज़ अ लाइव माइग्रेशन, उसकी अलबत्ता कुछ कंडीशंस हैं। तो क्या होता है कि जो लोग आपकी मशीन के साथ कनेक्ट होते हैं, मशीन जब दूसरे सिस्टम पे ट्रांसफ़र हो रही होती है, तो उन लोगों के कनेक्शंस भी लॉस्ट नहीं होते। ठीक है, तो ये भी एक फीचर है लाइव माइग्रेशन का। ओके जी, ये हमारे पास सर्वर जो है वो पावर अप हो गया है तकरीबन। और जब भी हमारा सर्वर जो है वो पावर अप होता है, बूट होता है, तो हमारे पास ये सर्वर मैनेजर का जो डैशबोर्ड है वो अपीयर होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, वी गो टू द लोकल सर्वर, और लोकल सर्वर में ये आपके सर्वर की जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं, वो शो करता है। लाइक आपके कंप्यूटर का जो नेम है वो क्या है, ये आपके कंप्यूटर का नेम है, जो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन वो खुद से ही सिलेक्ट कर लेता है। आपने सबसे पहले तो अपने जो वर्चुअल मशीन्स हैं, जो सर्वर्स हैं, उनको कोई नाम देना होता है डेफिनेटली। और फिर अगर ये किसी वर्क ग्रुप में है या डोमेन में है, वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ आपको नज़र आएगी। इसकी फायरवॉल जो है वो ऑन है, इसकी रिमोट मैनेजमेंट इनेबल्ड है, रिमोट डेस्कटॉप इसका डिसेबल्ड है। अगर आप इसका रिमोट डेस्कटॉप इनेबल कर देते हैं, तो जहाँ से भी इस आईपी को एक्सेस किया जा सकता है, वहाँ भी इस कंप्यूटर का रिमोट डेस्कटॉप लिया जा सकता है। अच्छा, इसी तरह से जो आपका इथरनेट है, मींस नेटवर्क, वो आईपी वर्जन 4 में DHCP सर्वर से आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली जो है वो ले रहा है। इसका आईपी वर्जन 6 भी इनेबल्ड है।
और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ये विंडोज सर्वर 2016 है आपके पास। हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन क्या है, वो बता रहा है कि इट्स अ वर्चुअल मशीन। और ये आपको अपडेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है कि अपडेट्स कब हुए। और विंडोज़ डिफेंडर, माइक्रोसॉफ्ट का जो एंटीवायरस है उसका नाम विंडोज़ डिफेंडर है। और फिर इंटरनेट इन्हेंस्ड सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, ये हमेशा ऑन होती है सर्वर पे। अगर ये ऑन है तो हम जब इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि हम जो भी वेबसाइट लिखेंगे हमें एक मैसेज आएगा कि पहले इस वेबसाइट को आप ऐड करें सर्वर के पास। जब वो ऐड हो जाएगी तो इट मीन्स कि विंडोज सर्वर ये अज्यूम करेगा कि ये यूज़र इसको सिक्योर समझता है इस वेबसाइट को, फिर ही वो वेबसाइट ओपन होगी। अदरवाइज ज़ाहिर है कि सर्वर्स जो हैं उन पे बैठ के ये तो सपोज नहीं करना चाहिए कि हम सर्वर्स पे बैठ के जो है वो वेब ब्राउजिंग करेंगे। तो लेकिन एनी हाउ अगर हमें सर्वर पे बैठ के वेब ब्राउजिंग करनी पड़ जाती है तो हम इस कॉन्फ़िगरेशन को ऑफ़ कर देंगे और ऑफ़ करने के बाद हम इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो बहुत पुराना ब्राउज़र हो गया है। अब माइक्रोसॉफ्ट का भी नया ब्राउज़र है एज, वो भी आ गया है। और या आप क्रोम भी यूज़ कर सकते हैं, मीन कोई और ब्राउज़र जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और ये टाइम जोन वगैरह ये आपने सेट करने हैं। आपका प्रोसेसर कौन सा है वो यहाँ पे बता रहा है, रैम यहाँ पे आपको नज़र आ रही है और आपकी टोटल डिस्क स्पेस जो है वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये आपकी एक जनरल सी चीज़ें हैं। अगर आपने सपोज इसका कंप्यूटर का नेम चेंज करना है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कंप्यूटर नेम पे और ये जो चेंज का बटन है यहाँ से आप इस कंप्यूटर का नेम चेंज करेंगे और ये रीस्टार्ट होगा तो आपका नेम जो है वो चेंज हो चुका होगा। आईपी एड्रेस चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज करेंगे। अच्छा, मैं वापस आता हूँ डैशबोर्ड पे। इसमें जो आईपी एड्रेस होगा वो हम स्टैटिक रखेंगे कि डायनामिक रखेंगे? ये डिपेंड करता है आप पे। आप इसको, अगर आपकी रिक्वायरमेंट स्टैटिक आईपी की है तो आप स्टैटिक दें। वैसे सर्वर्स में आईपी जो है वो स्टैटिक ही अच्छा लगता है। बिल्कुल, क्योंकि आपने कहीं बाहर से उसको करना है तो उसको स्टैटिक ही रखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम डैशबोर्ड पे जाते हैं। डैशबोर्ड पे हम एक्चुअली देखने यहाँ पे ये आए थे कि हम सर्वर में ऐड रोल्स एंड फीचर्स कैसे करते हैं। विंडोज़ 10 में तो हमने देखा था ना कि हमने हाइपर वी को कैसे ऐड किया है। तो यहाँ पे सर्वर में हम यहाँ से करेंगे ऐड रोल एंड फीचर्स। अच्छा, विंडोज़ सर्वर में एक अच्छी बात ये है कि आप एक सर्वर पे बैठ के, इफ़ यू आर अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, तो आप दूसरे सर्वर्स को भी मैनेज कर सकते हैं। वो आप यहाँ से ऐड एन अदर सर्वर टू मैनेज या क्रिएट अ सर्वर ग्रुप, आप सर्वर का ग्रुप बना लेंगे। अभी मैं फ़िलहाल ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे जा रहा हूँ और यहाँ मैं उसको बता रहा हूँ कि इट्स अ रोल बेस्ड या फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन। मैं एक्चुअली कोई रोल या फीचर ऐड करने जा रहा हूँ। ये मेरे सर्वर का नाम है जिस पे मैं ये रोल ऐड करने जा रहा हूँ। ओके, यहाँ आने का मकसद ये था कि मैं आपको जस्ट एक कुछ रोल्स जो हैं उनका रिव्यू हो जाता है ताकि हमें आइडिया हो जाता है कि सर्वर में कौन कौन से रोल्स हैं। अच्छा, एक्टिव डायरेक्टरी का नाम आपने सुना होगा। जी बिल्कुल। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, यहाँ से हम डोमेन बनाते हैं एक्चुअली। तो एक्टिव डायरेक्टरी की डोमेन के अलावा कुछ और सर्विसेज भी हैं लाइक सर्टिफिकेट सर्विसेज। ये जो आप यूज़ करते हैं ना HTTP और HTTPS, तो जो HTTPS है दैट इज़ फॉर सिक्योर। वो सिक्योर इसलिए होता है कि उस सर्वर को एक्चुअली एक सिक्योरिटी सर्टिफिकेट असाइन किया हुआ होता है। तो आप अपने विंडोज़ का जो है अपना सर्वर, उसको यूज़ कर सकते हैं सर्टिफिकेट जनरेशन के लिए। अच्छा, ऐसे ही कुछ और सर्विसेज भी हैं इसकी एक्टिव डायरेक्टरी की, लाइक राइट मैनेजमेंट और लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विसेज है, फेडरेशन सर्विसेज हैं। जो इम्पोर्टेंट वन है हम उनको देखते हैं। DHCP सर्वर। DHCP सर्वर क्या करता है कि ये आपके नेटवर्क पे डिवाइसेस जो हैं उनको IP एड्रेसेस असाइन करता है, लीज करता है एक्चुअली और फॉर सम टाइम। अच्छा, फिर DNS सर्वर क्या करता है कि ये आपके डोमेन नेम्स को कन्वर्ट करता है IP एड्रेसेस में।
लाइक अगर मैं लिखता हूँ www.microsoft.com, तो मेरे ब्राउज़र को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये जो microsoft.com है इसका IP एड्रेस क्या है, तो IP एड्रेस उसको DNS सर्वर बताएगा। ओके। तो ये जो आपका नेटवर्क कार्ड होता है उसमें IP एड्रेस भी होता है, उसमें सबनेट मास्क भी होता है, उसमें अगर DHCP सर्वर है तो वो भी होता है, और DNS सर्वर का भी उसे पता होना चाहिए, ताकि ये जब भी कोई क्यूरी करेगा microsoft.com, google.com, yahoo.com, तो ये सबसे पहले DNS सर्वर के पास जाएगा, वहाँ से IP एड्रेस पूछेगा और फिर उस IP एड्रेस पे ये जाएगा यूजिंग द राउटर्स। अच्छा, फिर आपके पास फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज हैं। स्टोरेज सर्विसेज हैं वो क्लाउड में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, ये भी हम मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपने डिस्क कोटाज लगाए हैं, आप कुछ फाइल्स को, सर्टेन फाइल्स को आप रिमूव करना चाहते हैं, बैन करना चाहते हैं या अलाउ करना चाहते हैं। हाइपर भी आप यहाँ से इंस्टॉल करेंगे सर्वर पे। अगेन हाइपर वी इंस्टॉल करने से पहले आपकी बायोस में ये इनेबल होना चाहिए। आपका हार्डवेयर जो है, आपका जो CPU है वो सपोर्टेड होना चाहिए। तो सर्वर में हाइपर वी का हमें क्यों जरूरत पड़ेगी? हाँ देखें, अगर आपकी जो फिजिकल मशीन है, सपोज आप लैपटॉप्स पे इसको ट्राई करना चाहते हैं, तो दो तरीके हैं। एक तो ये है कि अगर आपके पास विंडोज़ 10 है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आप विंडोज़ 10 वाला ही हाइपर वी यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर आप किसी फिजिकल सर्वर पे, किसी इदारे में, ऑर्गेनाइजेशन पे, जॉब पे करना चाह रहे हैं, तो वहाँ आपको सर्वर मिलेगा। बिल्कुल। तो वहाँ फिजिकल सर्वर जो होगा, वहाँ पे आप विंडोज़ सर्वर 2016 या 2012 या 2019 वो इंस्टॉल करेंगे, वहाँ आप इंस्टॉल करेंगे हाइपर वी, और वो यहाँ से करेंगे। ओके, ठीक हो गया, बाकी काम वही है। सही। अच्छा, अगर आपने वेब सर्वर इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ से करेंगे। आप लाइसेंसिंग वगैरह जो है वो ऐड करना चाहते हैं, हो सकता है आपको ज़रूरत पड़े, तो वो आप वॉल्यूम एक्टिवेशन सर्विस यहाँ से करेंगे। विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विस ये होती है कि सपोज़ आप किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी की कंप्यूटर लैब जो है उसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल न्यू कंप्यूटर्स हैं, आपने एक विंडोज़ इंस्टॉलेशन सर्वर बनाया है जिसको विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्वर कहते हैं। आप वहीं से अपने सारे कंप्यूटर्स को इंस्टॉल करेंगे, जैसे हम करते हैं ना, बूट फ्रॉम CD, DVD, बूट फ्रॉम नेटवर्क भी होता है ऐसे ही। बिल्कुल। तो हम ऐसे ही कंप्यूटर्स को ऑन करेंगे और उन्हें कहेंगे बूट फ्रॉम नेटवर्क, तो वो डिप्लॉयमेंट सर्वर के साथ कनेक्ट होंगे और वहाँ से वो इंस्टॉल हो जाएंगे। ऐसे ही विंडोज़ सर्वर अपने आप को और अपने नेटवर्क पे जो डिवाइसेस हैं उनको अपडेट करने के लिए एक हमारे पास सर्विस है, एक रोल है जिसको हम कहते हैं विंडोज़ सर्वर अपडेट सर्विस। तो इससे हम अपने नेटवर्क की डिवाइसेस जो हैं उनको अपडेट करते हैं। ओके, ये रोल्स थे, ठीक है। हम रोल्स की कुछ रोल्स को हमने देखा है कि वो क्या काम करते हैं। अगर हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो हमारे पास कुछ फीचर्स हैं, लाइक हमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस यूज़ करने के लिए .NET का फ्रेमवर्क चाहिए होता है, तो वो हमारे पास यहाँ पे है अवेलेबल। 3.5 है, 4.6 है, व्हाटएवर। हमारे पास कुछ और सर्विसेज हैं बैकग्राउंड ट्रांसफ़र फाइल्स के लिए, बिट लॉकर ड्राइव इंक्रिप्शन के लिए, ये हम अपनी USBs को या इवन अपने कंप्यूटर की ड्राइव्स को इंक्रिप्ट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। कंटेनर्स का कंसेप्ट जो है वो बार बार आ रहा होगा। हमने जो वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करनी है ना, लाइक एक कंसेप्ट है कि हम होस्ट कंप्यूटर बनाते हैं और उस पर हम वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते हैं। तो वर्चुअल मशीन्स से ही मिलता जुलता एक कंसेप्ट है कंटेनर्स का, ये हम बाद में देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो फिलहाल इतना ही है कि ये वर्चुअल मशीन से मिलती जुलती कोई चीज़ है। अच्छा, फिर ऐसे ही आपके पास स्टोरेज में इनहैंस स्टोरेज के कुछ फीचर्स हैं, आपके पास फेल ओवर क्लस्टरिंग के कुछ फीचर्स हैं। फेल ओवर क्लस्टरिंग भी होगी यहाँ पे और नेटवर्क लोड बैलेंसिंग भी होगी। इसका मतलब ये होता है कि सपोज़ अगर आपका कोई वेब सर्वर है और उस पे वो होस्ट किया हुआ है आपने कहीं पे, उस पे ट्रैफिक बहुत आ रही है पूरी दुनिया से,
तो आपका वो वेब सर्वर जो है वो एक टाइम पे डाउन हो जाएगा। तो फिर आप क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के एक वेब सर्वर की बजाय वो एक से ज़्यादा वेब सर्वर्स वहाँ पे डिप्लॉय करते हैं और उनके दरमियान में एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल करते हैं जिसको हम कहते हैं नेटवर्क लोड बैलेंसर या फेल ओवर क्लस्टर। तो ये कंसेप्ट्स भी हैं। ग्रुप पॉलिसी आपने देखी होगी, माइक्रोसॉफ्ट के डोमेन्स में हम इंस्टॉल करते हैं यूज़र्स वगैरह को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए या डिवाइसेस वगैरह को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। ये ऑप्शन भी हमारे पास है। आईपी एड्रेसेस जो हैं उनको मैनेज करने के लिए एक फीचर अवेलेबल है यहाँ पे, और ये लोड बैलेंसर है हमारे पास। ऐसे ही हमारे पास कुछ और चीज़ें भी हैं। SMTP सर्वर है हमारे पास, SNMP सर्विस है, ये नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए यूज़ होती हैं। सॉफ्टवेयर बेस्ड लोड बैलेंसर है हमारे पास टेलनेट का क्लाइंट है, और इसी तरह से कुछ और चीज़ें भी हैं। माइक्रोसॉफ्ट की जो है विंडोज़ की सर्च सर्विस है, बैकअप सर्विस है, और इसी तरह से विंज सर्विस है। ये तो खैर अब बहुत पुरानी हो गई है। अच्छा हाँ, एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, अगर आप अपने होस्ट सर्वर पे वाईफाई यूज़ करना चाहते हैं और अगर आपके होस्ट कंप्यूटर में, लैपटॉप में या सर्वर में वाईफाई कार्ड भी लगा हुआ है, तो वो चलेगा नहीं जब तक आप यहाँ से इसको इनेबल नहीं करेंगे। क्योंकि नॉर्मली इट लुक्स ऑड कि आप सर्वर कंप्यूटर पे जो है वो वाईफाई के साथ कनेक्टिविटी आप कर रहे हो। सर्वर कंप्यूटर्स के पास तो बहुत अच्छी क्वालिटी की जो है वो कम से कम 1000 Mbps गीगाबिट की कनेक्टिविटी होती है। तो वो कहते हैं कि ये समझ से बाहर है कि आप सर्वर पे क्यों वाईफाई यूज़ करना चाह रहे हैं। लेकिन एनी हाउ, अगर सर्वर पे वाईफाई यूज़ करना है वायरलेस, तो आप यहाँ से इसको पहले इनेबल करेंगे। तो ये कुछ रोल्स एंड फीचर्स हैं जो हमने देखे हैं हमारे पास सर्वर कंप्यूटर्स में जो होते हैं। अभी इसको हम इधर ही स्टॉप करते हैं, जो इंट्रोडक्शन है रोल्स एंड फीचर्स का, और लास्ट एक्टिविटी जो है हमारी वो हम परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ कि हम एक न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट करें। ओके, ये मशीन जो है वो शट डाउन हो जाएगी खुद ही। और अभी जब न्यू वर्चुअल मशीन हमने क्रिएट करनी है, वो कैसे क्रिएट करनी है, वी विल गो टू न्यू। सॉरी, ये कर रहे हैं सर्वर 2016 में या विंडो 10 में? नहीं, ये मैं विंडोज 10 में कर रहा हूँ। मैं इस वक्त अपने लैपटॉप पे हूँ। ठीक है। तो ये इंटरफेस सेम मिलेगा। ये जो इंटरफेस है ना हाइपर-वी का, ये एक जैसा ही होगा, आप सर्वर में करें या विंडोज 10 में करें, ये आपको एक जैसा ही मिलेगा। तो क्लिक ऑन न्यू एंड वर्चुअल मशीन। यहाँ आप वर्चुअल मशीन को कोई सा भी नाम दे लें। यानी ये मैंने वर्चुअल मशीन को नाम दे लिया, और अब ये मैं अपनी हार्ड ड्राइव पे कहाँ भी इसको स्टोर करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको अपनी ई ड्राइव में, ये मेरे पास एक हाइपर-वी का फोल्डर है, यहाँ पे मैं इसको स्टोर करना चाह रहा हूँ। और अगर मैं इसको देखना चाहूँ कि मेरे पास ई में जो हाइपर-वी का फोल्डर है उसमें क्या चीज़ें हैं, तो ये मेरे पास चीज़ें हैं। ये देखें, ये पहले से जो मशीन्स बनी हुई हैं वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं हाइपर-वी के फोल्डर के अंदर। और किसी मशीन को अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये वर्चुअल मशीन है, ये उसकी वर्चुअल हार्ड डिस्क है VHDX के नाम से, और ये उसकी स्नैपशॉट्स हैं, यानी चेक पॉइंट्स। वेल, वो आपसे पूछता है कि आप जनरेशन 1 मशीन बनाना चाह रहे हैं या जनरेशन 2 मशीन बनाना चाह रहे हैं। तो विंडोज़ 10 के बाद जितनी भी आप गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहें, या विंडोज़ सर्वर में 2008 के बाद, तो वो आप जनरेशन 2 ही बनाएंगे। अगर आप विंडोज़ 7 वगैरह की मशीन बनाना चाहते हैं तो फिर आप जनरेशन 1 बनाएंगे।
तो अभी आप जनरेशन 2 बनाएंगे, इट्स आ लेटेस्ट अप्रोच। यहाँ आप जो रैम है वो असाइन करेंगे, अपनी जितनी भी रैम असाइन करना चाह रहे हैं। ये 1 GB है, अगर आप 2 GB करना चाह रहे हैं तो आप 2048 लिख देंगे यहाँ पे। और यूज़ डायनामिक रैम मीन कि अगर गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कुछ मेमोरी एक्स्ट्रा है तो वो उसको होस्ट को रिटर्न कर देता है। नेटवर्क जो आपने कनेक्ट किए हुए हैं उनमें से कौन सा आपको चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज मैं ये वाईफाई वाला कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। और कनेक्ट वर्चुअल हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो है उसका नाम वो ये रखेगा, जो भी आपकी मशीन का नाम होगा .vhdx लगाएगा साथ में। और यहाँ पे साइज़ आप डिफाइन कर लें, नॉर्मली 20 GB साइज़ इज़ इनफ। और अगर आपने पहले से कोई हार्ड डिस्क बनाई हुई है, ये भी हो सकता है कि किसी और मशीन पे हार्ड डिस्क बनाई हुई हो और आप उस हार्ड डिस्क को ही इस मशीन के साथ अटैच करना चाहते हो। और अगर आप चाहते हैं कि हार्ड ड्राइव आप बाद में लगाएंगे, नो प्रॉब्लम। ऑपरेटिंग सिस्टम, इंस्टॉल एन ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर या इंस्टॉल एन ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम ए बूटेबल इमेज फाइल। तो आप यहाँ से ब्राउज़ करें और जो भी आपकी जहाँ पे भी आपकी सर्वर पड़ा हुआ है आपका, लाइक ये वाला, आप उसको सिलेक्ट करें। ये ISO इमेज है, ये एंड पे नज़र भी आ रहा है ISO। और अगर आप नेटवर्क से बूट करना चाह रहे हैं तो ये लास्ट ऑप्शन होगी। ये देखें जी, फिनिश। ये आपकी मशीन जो है वो तैयार हो गई है। सॉरी सर, इसके लिए पहले हमें हमारे पास जो सर्वर है वो उसकी बूटेबल फाइल हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। ISO इमेज होना चाहिए आपके पास। ठीक है। अच्छा, अब इस मशीन को अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ, मींस आपने ये मशीन जो है वर्चुअल मशीन रेडी कर ली है, ये अभी इंस्टॉल नहीं हुई। इंस्टॉल आपने करना है इसको। आप इसको स्टार्ट का बटन क्लिक करेंगे और ये देखें बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप आम एक विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं, उसी तरह से आप अपना सर्वर जो है वो इंस्टॉल कर देंगे।